नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लगातार आपकी जारी होगी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान का निर्माण यानी संविधान सभा का गठन। किस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया, कौन सी समितियां थीं, कौन सी पार्टियां थीं, कौन से लोग थे जिन्होंने संविधान गठन की बात कही, संविधान गठन की मांग उठाई, किस तरीके से संविधान का गठन हुआ, संविधान के गठन के लिए कौन सभाएं बनाई गईं, कितनी सभाओं का आयोजन किया गया, कौन सी समितियां बनाई गईं, मूल संविधान वर्तमान संविधान में क्या अंतर था, जो हमारी अंतरिम सरकार बनाई गई और स्वतंत्रता के बाद जो सरकार बनाई गई उसमें क्या अंतर था। तो इस तरीके से हम लोग जो संविधान के संविधान सभा के गठन की जो टोटल रूपरेखा है, पृष्ठभूमि है, उसको हम लोग बेहतर ढंग से कवर करने वाले हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सारा टॉपिक आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल टॉपिक फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा फैक्ट बनते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न भी बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले जो चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कि संविधान का निर्माण किस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान के निर्माण में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि संविधान की जो मांग करी किस पार्टी ने करी। तो संविधान का निर्माण में देखते हैं कि संविधान के निर्माण की जो संविधान सभा के जो गठन की बात करी, तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1895 में तिलक जी ने करी थी स्वराज पार्टी के माध्यम से, लेकिन यह टोटल मांग जो थी वो अप्रभावी रही। इसके बाद गांधी जी ने स्पष्ट तौर से 1922 में कहा था कि संविधान जो भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद फिर स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान गठन की मांग करी। ठीक है, इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान गठन का जो विचार आया वो एम.एन. राय के द्वारा किया गया 1934 में। यह वामपंथी आंदोलन के एम.एन. राय उस समय नेता हुआ करते थे। आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग करी गठन की, तो 1935 में करी। अगर पूछे औपचारिक रूप से संविधान गठन की मांग 1934 में, आधिकारिक रूप से 1935 में। किस पार्टी के द्वारा सबसे पहले मांग करी गई, तो स्वराज पार्टी 1895 में। किसके द्वारा, तो तिलक जी के द्वारा। ये संविधान गठन की मांग को लेकर के जो भी प्रश्न बन रहे थे, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। आपने अच्छे से ये चीज़ें समझ ली। अब आगे देख लेते हैं कि ये बात हुई कि अब किस मिशन के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से संविधान गठन की बात कही गई, लेकिन भारतीयों ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो लोग सम्मिलित थे, जो सदस्य थे, वो क्या थे, अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाद में क्या हुआ कि इसके निर्माण के लिए एक दूसरा मिशन आया जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत इस संविधान का निर्माण किया गया। यह मिशन 23 मार्च 1946 को भारत में आया था। अब कैबिनेट मिशन के बारे में क्या खास बात है, तो कैबिनेट मिशन में आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इसी मिशन के द्वारा भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। और सहायक कौन थे, तो स्टैफर्ड क्रिप्स थे। आपको दो नाम याद रखने हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। निर्माण किससे हुआ भारतीय संविधान को, तो कैबिनेट मिशन को। नकारा किसको था, तो क्रिप्स मिशन को। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब क्या था कि संविधान निर्माण करने के लिए ये था कि अब सरकार का गठन किया जाना चाहिए। जो अंतरिम सरकार होगी, अंतिम सरकार नहीं होगी, वो अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। तो ये हुआ कि इसके गठन के लिए टोटल 14 सदस्यों को चुना गया। 14 सदस्यों में ये 2 सितंबर 1946 का इसका गठन किया गया था। 14 सदस्यों को चुना गया, जिनमें सभापति लॉर्ड माउंटबेटन, उप सभापति जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, वित्त मंत्री लियाकत अली, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, रेलवे मंत्री आशा फले और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया था। तो ये 14 लोगों को एक मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया कि संविधान सभा के गठन के लिए जो एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया जा रहा है, उसमें 14 लोगों को शामिल किया गया था। ये बात समझ में आ गई। जो संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा को उस समय दो कार्य दिए गए थे।
क्या कार्य थे? तो पहला कार्य था संविधान सभा का कि आपको संविधान निर्माण कार्य करवाना है। दूसरा, जब तक कि संसद का गठन ना हो जाए तब तक आप संसद के रूप में कार्य करेंगे। ये संविधान सभा के मुख्य कार्यों के रूप में जाने जाते हैं। तो 2 कार्य संविधान सभा को उस समय दिए गए कि आप संविधान निर्माण कराइए। दूसरा, जब तक संसद का गठन ना हो जाए तब तक आप संसद के रूप में कार्य करिए। यहाँ तक बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। अब देखो संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने शामिल हुए? तो 389 सदस्यों को संविधान सभा में शामिल किया गया। इसमें से ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे, 93 सदस्य देशी रियासतों के थे और 4 सदस्य मुक्त आयुक्त के थे। मुक्त आयुक्त यानी कमिश्नरी के थे। तो उन 4 कमिश्नरी में किन कमिश्नरी को शामिल किया गया था? तो एक थी दिल्ली, दूसरी थी कुर्ग, तीसरी थी अजमेर, चौथी थी बलूचिस्तान। तो इन 4 देशी कमिश्नरियों को शामिल किया गया था। और इसके अलावा आप देख लीजिए, इसमें 93 देशी रियासतों को और 292 ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया गया था। तो टोटल 389 सदस्यों को संविधान सभा में जगह दी गई थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसमें से एक हैदराबाद देशी रियासत थी जो संविधान सभा में जिसका कोई भी कैंडिडेट ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको अलग से पॉइंट आप लोग नोट करिएगा इम्पोर्टेंट लगा के कि देशी रियासत एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके एक भी सदस्य इस संविधान सभा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं हुए थे। यहाँ तक आपने बात समझ ली। अब आगे देख लेते हैं कि अब संविधान सभा का भाई ये तय हो गया कि किस मिशन के तहत संविधान का गठन होगा। अंतरिम सरकार बना ली गई कि भाई 14 लोग को ये पद दिया जाता है, इस तरीके से वो कार्य करेंगे। टोटल संविधान में सदस्य सम्मिलित हो गए 389। ये बता दिए गए कि कौन से सदस्य कहाँ से आए हुए हैं। अब संविधान की पहली बैठक करी जा रही है। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान की जो पहली बैठक की गई वो 9 दिसंबर 1946 को की गई। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को करी गई। इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी जो बैठक हुई थी वो हुई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसी दिन तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो संविधान की 3 बैठक हो चुकी हैं। पहली 9 दिसंबर को जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी जो बैठक बैठी वो थी 11 दिसंबर। तीसरी बैठक 13 दिसंबर। ठीक, पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, वो भी अस्थायी हैं। दूसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेट हैं, इनको आप दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपने तो समझा ना कि 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई इसमें अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन उसने अभी स्थायी और अस्थायी नहीं पूछा है, तो आपको टिक करना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर वो स्थायी पूछ लेता है, अस्थायी पूछ लेता है, तब फिर आपको क्वेश्चन के हिसाब से उसको जवाब देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को संविधान सभा में पेश किया जाता है, लेकिन स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया जाता है। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे से प्रारंभ की जाती है। देखो दोस्तों, आप लोग नोट्स बहुत बेहतर ढंग से बनाते चले जाइए। इसमें एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से ही सारी बातों को मेंशन किया गया है, कोई फर्जी चीज़ों को नहीं इसमें डाला गया है। वरना आप संविधान सभा के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो 10 से 20 पेज का पूरा लेख विकिपीडिया या फिर आप लक्ष्मीकांत या किसी बड़ी अच्छी बुक को आप देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 पेज में आपको अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। इससे आप पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप या चाहे गूगल कर लीजिएगा क्वेश्चनों का, या फिर आप किसी की टेस्ट सीरीज या PYQ लगाइएगा, सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि संविधान सभा के सलाहकार कौन बनाए गए थे। तो देखो, उस समय संविधान सभा के सलाहकार बनाए गए थे BN राव जी। संविधान सभा प्रारूपी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर। संविधान जो अब ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने 2 चीज़ें समझ ली, संविधान सभा के सलाहकार BN राव, संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। इसके बाद आपको समझना है कि संविधान हमारा बनकर तैयार कब हुआ था।
ठीक है, संविधान बनकर के तैयार कब हुआ? तो देखो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, या इसी को एक और पूछ लेता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, या संविधान पारित कब किया गया, या संविधान आंशिक रूप से लागू कब किया गया, या संविधान अंगीकृत कब किया गया था। चार बातें एक ही क्वेश्चन, चार बातें हैं, उसका जवाब एक ही है कि 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछे कि संविधान आंशिक रूप से कब लगाया गया, यानी पूर्ण रूप से नहीं पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है आंशिक रूप से। अभी ये नीचे पूछेगा आपसे कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, ऊपर पूछ रहा है आपसे आंशिक रूप से, ये देखो आंशिक रूप से, और यहाँ पे पूछ रहा है पूर्ण रूप से। तो संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। इस दिन टोटल 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। इसमें 284 सदस्यों ने क्या करे थे, साइन किए थे। इसमें 284 सदस्यों ने इसमें साइन किए थे। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि टोटल 284 सदस्यों ने इस पर साइन किए और 15 अनुच्छेदों को इस दिन लागू कर दिया गया था। अब देखो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और पहले भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ये पूरा जो सेगमेंट है, पूरा जो टॉपिक है वो फैक्ट बेस है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते होंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूरा फैक्चुअल है, आपको इसको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। तो देखो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगर इसमें टोटल खर्चा कितना हुआ था ये आपको याद नहीं करना है, ये डाटा सिर्फ नॉलेज के बेस से है। संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस चली थी, तो 114 दिन बहस चली थी। ये इंपॉर्टेंट है, 114 दिन बहस चली थी। अब देखो मूल संविधान और वर्तमान संविधान में क्या डिफरेंस था, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान और वर्तमान संविधान में अंतर क्या था, इन दोनों संविधान में क्या मुख्य रूप से अंतर देखने को मिलता है। तो मूल संविधान और वर्तमान संविधान में अंतर समझ लेते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 12 भाग थे। लेकिन जो वर्तमान संविधान है उसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। ये देखो क्या था कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, बाद में क्या करे गए, उन्हीं में ए बी सी डी या का खा गा घा करके जोड़ा गया। जैसे आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो, आर्टिकल 19 में का खा गा घा अंगा चा करके जोड़े गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 में जोड़े गए हैं का खा करके। तो इस तरीके से उनको बढ़ा करके जो का खा करके संशोधन करके जोड़ा गया है। तो वही 465 प्लस आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से भाग में भी किया गया है, इसी तरीके से अनुसूचियों को अलग से जोड़ा गया है। तो आपने कुल मिला के यहाँ ये बात समझ ली कि संविधान में कुल कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखते हैं संविधान सभा में सदस्य कितने हैं। तो टोटल 389 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं 389 सदस्यों में जो आप देखते हैं कि ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासतों से 93, मुख्य आयुक्त से 4, ये ऊपर आपको हम बता चुके हैं। लेकिन जो चुनाव हुआ था 296 सदस्यों के लिए हुआ था, जिसमें से कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 13 और अन्य के 15 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चुनाव कितने में हुआ था, 296 में चुनाव आपका हुआ था। तो ये बात आप अब आगे देख लेते हैं कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी शामिल थीं। ये खूब पूछा जाता है। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं। एसटी कितने थे, तो एसटी 33 थे। तो संविधान सभा में अगर ये पूछा जाए कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे कि सर 15 थी। और एसटी कितने थे, तो 33 एसटी शामिल किए गए थे। 389 सदस्यों में जब विभाजन पाकिस्तान का हुआ तो उस समय कुल कितने सदस्य बचे थे, तो 299 सदस्य भारतीय बचे थे। 26 जुलाई 1947 को विभाजन की घोषणा की गई थी। ये बात आपको समझ में आ गई कि 389 टोटल सदस्य थे संविधान सभा में। अब उसमें क्या थे, 299 सदस्य भारतीय थे। जब विभाजन किया गया 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की घोषणा की गई विभाजन की, तो उस समय हमारे पास 299 भारतीय सदस्य बचे थे संविधान सभा में। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया।
तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 बजे रात को फहराया था। ये बात आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, पहली बार 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नदी का नाम जरूर आप याद रखिएगा कि रावी नदी के तट पे। उससे पहले भी 1906 में पारसी बागान चौक कलकत्ता में इसको फहराया गया था। इसका अनुपात अगर देख लें तो 3:2 और डिजाइन इसको किसने किया है? तो पी वेंकैया ने किया है, पिंगली वेंकैया नायडू ने इसका डिजाइन किया हुआ है। तो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत। तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। प्रथम बार गाया गया था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। भाषा इसकी थी संस्कृत। जैसे हमने आपको नोट कराया इसी तरीके से फ्रेम करिएगा, इसी तरीके से नोट करिएगा, तो दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी और आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। अब आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान के बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रीय गान अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और ये गाया कब गया? तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को। इसको लिखा किसने है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। और राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वो किस भाषा, राष्ट्रीय गीत किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में, लेकिन राष्ट्रीय गान दोनों भाषाओं में है, बंगाली और हिंदी भाषा में है। ये अंतर आप समझते जाइए, इनकी डेट आप याद करते रहिएगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, कि राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो चिन्ह था उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में कुल अगर पूछें कि कितने जानवर हैं तो 4 जानवर हैं, हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, सांड और सिंह। ठीक है, इसमें से मूल रूप से 4 शेर आप देखने को पाएंगे। ठीक है, चारों शेर 3 शेर आपको स्पष्ट दिखते हैं, लेकिन एक शेर है जो जिसकी पीठ पीछे की तरफ हो, मतलब वो चारों आपस में पीठ जोड़ करके ही खड़े होते हैं, लेकिन फ्रंट से आपको 3 दिखते हैं, एक पीछे साइड होता है। ठीक है, तो 4 शेर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लिया कहाँ गया है? तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते इसका ध्येय वाक्य है। तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लिया। राष्ट्रीय खेल कब स्वीकार किया गया? तो 1928 में। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के पुण्यतिथि पे। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया या स्वीकार किया गया। यहाँ तक आपको अच्छे से चीज़ें कवर हो गई होंगी कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया, राष्ट्रीय खेल कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। इतना ही डाटा आपको तैयार करना है इसमें। इसके अलावा आप कुछ मत खोजिए कि आप राष्ट्रीय गीत के बारे में सर्च करने लगें कि और कितने अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस इतना आप तैयार कर लीजिए, इसी के अंदर से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके कि संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन से 3 शब्द थे? इनसे खूब क्वेश्चन पूछता है। तो पहला था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हमने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताए थे, संविधान संशोधन में बताया था आपको कि आपको याद करना है समाजवादी पार्टी आई। ये आप थोड़ा सा याद कर लेना। यानी सा से हो गया समाजवादी, पा से हो गया पंथ निरपेक्ष, आ से हो गया अखंडता। तो समाजवादी पार्टी आई, ऐसे करके आप टेक्स्ट से इसको याद कर लो। यही 3 शब्द आपके इसमें जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको संविधान में जगह दी गई थी या शामिल किया गया था। पंथ निरपेक्ष को ही बोलचाल की भाषा में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब संविधान के गठन के समय कुछ समितियों को भी बनाया गया था।
वो समितियां कौन सी थीं, तो आपको समितियां देखनी है यहाँ पे कि कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था। तो पहली समिति थी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर थी झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष, इसी को तदर्थ समिति कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी, दो में से एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर दोनों मिलते हैं तो आपको जेबी कृपलानी को टिक करना है, क्योंकि इसमें बुकों में बड़ा सस्पेंस है। कहीं पे आपको जेबी कृपलानी लिखा मिलेगा, कहीं पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे मिलेंगे। ठीक है, अगर ये पूछे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको जेबी कृपलानी को टिक करना है, अगर एक ऑप्शन में है तो जो दिया हो उसको टिक कर देना। अब देखते हैं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कुछ समितियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद हमने इसको यहाँ पे लिखा है। घटना चक्र को हमने पढ़ा था, तो घटना चक्र का एनालिसिस करने के बाद हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। तो आप लोग वैसे ही इन समितियों को नोट कर लीजिएगा। आगे है प्रारूपी समिति, या इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति। काफ़ी इम्पोर्टेंट समिति है, इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो पांडुलेखन समिति का जो अध्यक्ष है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 7 सदस्यीय ये समिति है। भीमराव अंबेडकर, इनके सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मुल्ला, मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव और डीपी खेतान, ये इसके मेंबर हैं। ठीक है, जो 7 मेंबर इसमें थे वो 7 मेंबर इस तरीके से बनाए गए हैं, इसमें दिखाए गए हैं। अब जो एन माधवराव आए थे वो बीएल मित के स्थान पर आए थे। यहाँ पे स्थान है, ये गलत टाइप है, तो यहाँ पे स्थान है, तो बीएल मित के स्थान पे एन माधवराव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी की है। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन की है। तो ये कुछ समितियां थीं, 10-12 समितियां हैं जो संविधान निर्माण के समय पे अच्छे से वर्क कर रही थी, अच्छे से अपना सहयोग दे रही थी। इन समितियों को आपको बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना है। आप परेशान मत होइएगा, ये वीडियो देखने के बाद नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आप किसी भी यूट्यूब से या फिर टेस्ट सीरीज से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, आप सिविल से लेकर के वनडे एग्जाम का किसी भी एग्जाम का आप हल करिए आसानी से। संविधान सभा से आप सिंगल क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। आप परेशान मत होइए, जितना हम आपको डाटा दे रहे हैं, जितना आपको कंटेंट दे रहे हैं, सबसे उम्दा, सबसे बेहतर कंटेंट है। आप कहीं भी सर्च करिए, इस तरीके से आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सारी चीज़ों को हमने एक जगह पे कलेक्ट करके आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को कवर कर सकें। अब देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि देशी रियासतों को विलय करने में सरदार पटेल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हीं के दिशा निर्देश में एक मंत्रालय का गठन किया गया था। ठीक है, सरदार पटेल जी के। तो जूनागढ़ देशी रियासत को क्या किया गया था, जनमत संग्रह के आधार पर सम्मिलित किया गया था भारत में। अब इसके बाद हैदराबाद देशी रियासत को सम्मिलित किया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा। जम्मू कश्मीर देशी रियासत को विलय पत्र के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तीनों देशी रियासतों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन तीनों को आप याद करिएगा। ठीक है, अब देखो, स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल है, यहाँ पे पहला मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री बने थे, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। एक हमने ऊपर आपको बताया था मंत्रिमंडल, जो था अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल आपको बताया था, और ये है स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, यानी आज़ादी के बाद का जो पहला कैबिनेट बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है 1947 में। इसमें लोगों को पद दिए जा रहे हैं, तो आप समझिए कि क्या पद था। प्रधानमंत्री उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद, रेलवे मंत्री जान मथाई को मिला था, वित्त मंत्री KR कृष्णस्वामी खड़मुगम शेट्टी को मिला था, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर को दिया गया था। तो ये कुछ पद थे जो बाद में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उसके आधार पे इनको बनाया गया था। और एक ऊपर हमने आपको बताया था अंतरिम सरकार के तौर पे। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था, आप इसको बहुत बेहतर ढंग से कवर करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यकीन मानिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं।
आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और 1-2 लोगों को इसको शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।